हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल इसके पर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, हमारे दो टॉपिक चार टॉपिक हो चुके हैं, यानी दो वीडियो हो चुके हैं। हमने 100 क्वेश्चन दो वीडियो में 50-50 करके कवर किए हैं। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे टेक्निकल के, सॉइल मैकेनिक्स का। तो आज के हमारे टॉपिक हैं सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक में 50 क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, which type of soil structure is observed in coarse grained soils like sand? Which type of soil structure is observed in coarse grained soils like sand? तो कोर्स ग्रेन सॉइल में किस टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है? तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स जैसे सैंड ग्रेवल में पार्टिकल्स एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट होता है ओनली, यानी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। फर्स्ट का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज यूजुअली फॉर्म्ड इन। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यूजुअली किस में फॉर्म होता है? तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सीड्स में डेवलप होता है। किसमें? सीड्स में डेवलप होता है, जहाँ वॉइड्स हनीकॉम्ब की तरह दिखते हैं। ये वीक होता है और पानी आने पर कोलैप्स हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही। लूज सेंड्स में क्या दिखता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता है हमारा लूज सीड्स में। लूज सीड्स में क्या दिखता है हमें? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यूजुअली। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर इज मोर कॉमन इन। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर किसमें ज़्यादा कॉमन होता है? तो रिपल्सिव फोर्स, जहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। यह सैलाइन वाटर में, क्लेज और सिल्ट में होता है। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स एज टू फेस तरीके से जुड़ते हैं। एज टू फेस तरीके से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। सिल्ट्स इन साल्टी वाटर या सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर में जो सिल्ट होता है, सॉल्ट वाटर में, उसमें जो है फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्पर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन। डिस्पर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर कब फॉर्म होता है? तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। कब? जब इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तब हमारा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है। पार्टिकल फेस टू फेस अलाइन होते हैं। पार्टिकल्स फेस टू फेस अलाइन होते हैं इसमें, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। 4 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच क्ले मिनरल इज नॉन एक्सपेंसिव। कौन सा क्ले मिनरल नॉन एक्सपेंसिव होता है? तो काओलिनाइट इज नॉन एक्सपेंसिव क्ले मिनरल। काओलिनाइट जो होता है हमारा, काओलिनाइट नॉन एक्सपेंसिव क्ले मिनरल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो इंटरलेयर सोलिंग नेग्लिजिबल होती है। जिसमें इंटरलेयर सोलिंग नेग्लिजिबल होती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। 5 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। काओलिनाइट में क्ले मिनरल नॉन एक्सपेंसिव है, होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच मिनरल शोज मैक्सिमम सोइलिंग टेंडेंसी। कौन से मिनरल में मैक्सिमम सोइलिंग टेंडेंसी होती है? तो मैक्सिमम सोइलिंग टेंडेंसी होती है मेरी माउंट मोरिलोनाइट में। माउंट मोरिलोनाइट को बेंटोनाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है? हाईली एक्सपेंसिव मिनरल है। इसमें वीक वंडरवाल बॉन्डिंग होती है, जिससे वाटर ऑब्जॉर्ब करके वो सोइलिंग करता है। तो वीक वंडरवाल्स बॉन्डिंग के कारण इसमें वाटर ऑब्जॉर्ब करके सोइलिंग करता है। तो हाईली एक्सपेंसिव मिनरल है माउंट मोरिलोनाइट। सबसे ज़्यादा सोइलिंग इसी में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, काओलिनाइट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ, काओलिनाइट का लेयर स्ट्रक्चर किस रेशियो में होता है? तो 1:1, 1 सिलिका सीट प्लस 1 एलुमिना सीट होता है। काओलिनाइट लेयर स्ट्रक्चर में एक सिलिका सीट होती है और एक एलुमिना सीट होती है। स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, इसीलिए सॉइलिंग नेग्लिजिबल होती है। तो लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है? 1:1, ऑप्शन ए सही है। 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। काओलिनाइट में 1:1। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, माउंट मोरिलोनाइट बिलोंग्स टू, माउंट मोरिलोनाइट में क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा? तो माउंट मोरिलोनाइट में इलाइट, माउंट मोरिलोनाइट और इलाइट दोनों में 2:1 क्ले मिनरल्स होता है, यानी 2 सिलिका और एक एलुमिना सीट होती है। माउंट मोरिलोनाइट और इलाइट दोनों में 2:1 क्ले मिनरल होता है, 2:1 क्ले मिनरल होता है। 2 सिलिका सीट होती है, एक एलुमिना सीट होती है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इलाइट मिनरल इज केमिकली सिमिलर टू, इलाइट केमिकली किस मिनरल के समान होता है? तो इलाइट हमारा माउंट मोरिलोनाइट के केमिकली समान होता है। इलाइट केमिकली माउंट मोरिलोनाइट के समान होता है। इलाइट केमिकली सिमिलर टू माउंट मोरिलोनाइट है, लेकिन पोटेशियम आयंस प्रेजेंस से इलाइट सोइलिंग नहीं करता है, इलाइट सोइलिंग नहीं करता है। तो किससे इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है केमिकली? माउंट मोरिलोनाइट से। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलाइट की प्रॉपर्टीज केमिकली माउंट मोरिलोनाइट के साथ मैच करती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच मिनरल शोज हाईएस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कौन से मिनरल में हाईएस्ट स्पेसिफिक एरिया होता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, तो माउंट मोरिलोनाइट का स्पेसिफिक एरिया 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, पर ग्राम तक होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? माउंट मोरिलोनाइट का स्पेसिफिक एरिया सबसे ज़्यादा होता है, माउंट मोरिलोनाइट का सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सरफेस एरिया माउंट मोरिलोनाइट का सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, थिकनेस ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर डिक्रीजेज विद, डबल डिफ्यूज लेयर की थिकनेस, डबल डिफ्यूज लेयर की थिकनेस कब कम होती है? तो इंक्रीज, जब डबल लेयर थिकनेस जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और वैलेंसी बढ़ती है, थिकनेस कम होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ती है और वैलेंसी, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और वैलेंसी बढ़ती है, थिकनेस कम होती है। डबल डिफ्यूज लेयर की थिकनेस कब कम होती है? जैसे जैसे वैलेंसी और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेयर की थिकनेस कम होती है। तो ऑप्शन हमारा 11 का बी सही है, 11 का बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। वैलेंसी और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ता है, जब वैलेंसी और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ता है तब डबल डिफ्यूज लेयर की थिकनेस कम होती है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, डिफ्यूज्ड डबल लेयर थ्योरी वाज गिवन बाय, डबल डिफ्यूज्ड लेयर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, यानी किसने ये थ्योरी दी थी? तो हेल्महोल्ट्ज एंड स्मॉलचोस्की और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था इसको, ये इन दोनों के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर जनरली हैज, फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर जनरली हैज, क्या फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर में जनरली क्या देखा जाता है? तो फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए परमेबिलिटी हाई होती है। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर में पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए परमेबिलिटी हाई होती है। क्या होता है? हाई परमेबिलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी हाई होती है, ऑप्शन ए हमारा सही है।
चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर लीड्स टू। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर किसको लीड करते हैं? तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में पैरेलल अरेंजमेंट होता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लो प्रोबेबिलिटी होती है। तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर लीड्स टू हायर कंप्रेसिबिलिटी। इसको हायर कंप्रेसिबिलिटी को लीड करते हैं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है और प्रोबेबिलिटी लो होती है। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द सॉइलिंग प्रेशर ऑफ क्ले मेनली डिपेंड्स ऑन। क्ले में सॉइलिंग प्रेशर मेनली किस पर डिपेंड करता है? तो क्ले में सॉइलिंग प्रेशर मेनली डिपेंड करता है किस पर? सॉइलिंग प्रेशर मेजरली डिपेंड करता है क्ले मिनरल पर। किस पर? टाइप ऑफ क्ले मिनरल। टाइप ऑफ क्ले मिनरल। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, काओलिनाइट हैज नेग्लिजिबल सॉइलिंग बिकॉज। काओलिनाइट में नेग्लिजिबल सॉइलिंग होती है, क्यों? क्योंकि काओलिनाइट लेयर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, यानी काओलिनाइट लेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जिससे सॉइलिंग नेग्लिजिबल होती है। क्या होता है? काओलिनाइट काओलिनाइट लेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, माउंट मोरिलोनाइट इज हाईली एक्टिव ड्यू टू। माउंट मोरिलोनाइट हाईली एक्टिव होती है, क्यों? तो माउंट मोरिलोनाइट हाईली एक्टिव होती है क्योंकि इंटर लेयर बॉन्डिंग वीक होती है। माउंट मोरिलोनाइट में इंटर लेयर बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए हाईली एक्टिव होता है। इंटर लेयर बॉन्डिंग वीक होने के कारण वाटर जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद एक्सपेंशन इजीली हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 17 का बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल इन। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किसमें अनस्टेबल होता है? तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पानी आने पर कोलैप्स हो जाता है, इसलिए अनस्टेबल होता है। सैचुरेशन कंडीशन में अनस्टेबल होता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सैचुरेटेड कंडीशन में अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पानी के संपर्क में आने पर कोलैप्स हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, विच मिनरल इज मोस्ट स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा मिनरल मोस्ट स्टेबल होता है? तो काओलिनाइट सबसे स्टेबल मिनरल है। काओलिनाइट मोस्ट स्टेबल मिनरल है, क्यों? क्योंकि काओलिनाइट में लीस्ट स्वेलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। काओलिनाइट में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और स्वेलिंग बहुत कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। काओलिनाइट मोस्ट स्टेबल मिनरल है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्ले इज प्रमोटेड इन। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्ले इज प्रमोटेड इन। तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर फ्रेश वाटर में फॉर्म होता है, क्योंकि आयंस कम होते हैं। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्ले इज प्रमोटेड इन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि आयंस कम होते हैं। आयंस कम होते हैं तो रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज द रेशियो ऑफ। क्ले की सेंसिटिविटी किसका रेशियो होती है? तो अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ अपॉन रिमॉडल्ड स्ट्रेंथ। सेंसिटिविटी रेशियो होता है अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टर्ब
डीमोल्डेड स्ट्रेंथ का अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ अपना डीमोल्डेड स्ट्रेंथ का रेशियो होता है सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच स्ट्रक्चर गिव्स मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, कौन सा स्ट्रक्चर मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी देता है। तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट पैरेलल होता है। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट पैरेलल होता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। 22 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल। विच क्ले मिनरल हैज द लीस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कौन सा क्ले मिनरल लीस्ट स्पेसिफिक एरिया रखता है। तो काओलिनाइट में लीस्ट सरफेस एरिया होता है। काओलिनाइट में लीस्ट सरफेस एरिया होता है। मैक्सिमम होता है माउंट मोलिनाइट में, इलाइट में मिनिमम होता है काओलिनाइट में। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिनिमम किसमें होता है, माउंट मोलिनाइट में। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम काओलिनाइट में, मिनिमम सरफेस एरिया काओलिनाइट में होता है। मैक्सिमम किसमें होता है, मैक्सिमम माउंट मोलिनाइट में होता है। मैक्सिमम होता है माउंट मोलिनाइट में, मिनिमम किसमें होता है, काओलिनाइट में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इन द डिफ्यूज डबल लेयर रिपल्सिव फोर्सेस आर काज्ड बाय। डिफ्यूज डबल लेयर में रिपल्सिव फोर्सेस किसके कारण डेवलप होते हैं। तो एनायंस के कारण। क्ले सरफेस नेगेटिवली चार्ज होती है, सराउंडिंग आयंस रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं, तो डिफ्यूज डबल लेयर बनती है। तो एनायंस के कारण। इन द डबल डिफ्यूज लेयर रिपल्सिव फोर्सेस आर काज्ड बाय एनायंस। एनायंस के कारण रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, माउंट मोरिलोनाइट इज आल्सो कॉल्ड। माउंट मोरिलोनाइट को और क्या कहते हैं। तो माउंट मोरिलोनाइट को और बेंटोनाइट भी कहते हैं, बेंटोनाइट के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। डार्सीज लॉ इज वैलिड फॉर। डार्सीज लॉ किसके लिए वैलिड होता है। तो डार्सीज लॉ लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है ओनली। डार्सीज लॉ वैलिड ओनली लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, डार्सी लॉ फेल्स व्हेन। डार्सी लॉ कब फेल होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में डार्सी लॉ फेल हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में हमारा डार्सी लॉ फेल हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल टाइप, फ्लूइड प्रॉपर्टी, वाइड रेशियो, सब पर डिपेंड करती है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, वाइड रेशियो, इन सब पर डिपेंड करती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, इन कोर्स सैंड परमेबिलिटी इज। कोर्स सैंड में परमेबिलिटी कैसी होती है। तो कोर्स सैंड में परमेबिलिटी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई। तो कोर्स सैंड में परमेबिलिटी वेरी हाई होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, इन क्ले सॉइल्स परमेबिलिटी इज। क्ले सॉइल्स में परमेबिलिटी हमारी लो होती है। क्ले सॉइल में परमेबिलिटी हमारी लो होती है, कितनी होती है, 10⁻⁷ से 10⁻⁷ से 10⁻⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हमारा बी सही है, क्ले में परमेबिलिटी लो होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट होती है हमारी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हमारा ए सही है, मीटर पर सेकंड होती है यूनिट किसकी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज सुटेबल फॉर। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए सुटेबल होता है। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट कोर्स सॉइल्स के लिए सुटेबल होता है। कोर्स सॉइल्स मतलब सैंड और ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल के लिए
सुटेबल होता है, कोर्स सॉइल्स के लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 का ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, फॉलिंग हेड टेस्ट इज बेस्ट सुटेड फॉर। फॉलिंग हेड टेस्ट किसके लिए बेस्ट सुटेड होता है? फॉलिंग, एफ मीन्स फॉलिंग, एफ मीन्स फाइन्स, तो फॉलिंग हेड टेस्ट फाइन सॉइल्स के लिए सुटेबल होता है। किसके लिए? फाइन सॉइल के लिए सुटेबल होता है। तो फाइन सॉइल कौन सी हमारी इसमें? क्ले और सिल्ट। क्ले और सिल्ट आती है फाइन सॉइल्स में, तो क्ले के लिए सुटेबल होता है हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट। एफ से फॉलिंग, एफ से फाइन ऊपर, सी से कोर्स, सी से कांस्टेंट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी। कौन सा फैक्टर परमेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है? तो परमेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता डेप्थ, डेप्थ ऑफ सैंपल। तो डेप्थ से परमेबिलिटी चेंज नहीं होती है। कब? जब सॉइल होमोजीनियस हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। डेप्थ से परमेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 का डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। हैजन फार्मूला इज यूज्ड फॉर एस्टिमेट परमेबिलिटी फ्रॉम। हैजन फार्मूला परमेबिलिटी एस्टिमेट करने के लिए कब यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, जब इफेक्टिव साइज हमारा, इफेक्टिव ग्रेन साइज हमारा D10 हो तो हैजन एम्पिरिकल फार्मूला यूज करते हैं। जब हमारा इफेक्टिव साइज, जब हमारा इफेक्टिव ग्रेन साइज, जब हमारा इफेक्टिव ग्रेन साइज D10 हो तब हम हैजन फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है K इक्वल टू सी D10 का होल स्क्वायर। K इक्वल टू सी D10 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स इज ऑब्टेन्ड यूजिंग। स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स का परमेबिलिटी क्या यूज़ करके निकाला जाता है? तो अर्थमेटिक मीन निकाल के हम लोग स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स की परमेबिलिटी निकालते हैं। स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स कैसे होती हैं? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स पैरेलल टू फ्लो होती है, लेयर्स पैरेलल टू फ्लो होती है। तब हम अर्थमेटिक मीन निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। फैक्टर फ्लो फॉर फ्लो परपेंडिकुलर टू वेडिंग प्लेन्स, फॉर फ्लो परपेंडिकुलर टू वेडिंग प्लेन्स इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी इज। अगर हमारा फ्लो परपेंडिकुलर टू वेडिंग प्लेन है तो इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हार्मोनिक मीन होती है हमारी। इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी हमारी हार्मोनिक मीन होती है। सीरीज कंडीशन लगती है इसमें। सीरीज कंडीशन मतलब परपेंडिकुलर टू वेडिंग प्लेन, तो हार्मोनिक मीन यूज होता है, हार्मोनिक मीन यूज होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली। कोर्स सैंड का प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? कोर्स सैंड का प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? कोर्स सैंड का प्रोबेबिलिटी हमारा होता है 10⁻⁻1 टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्रोबेबिलिटी होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻1 से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड परमेबिलिटी होती है कोर्स सॉइल के लिए या कोर्स सैंड के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 39, द परमेबिलिटी ऑफ स्टिफ क्ले, द परमेबिलिटी ऑफ स्टिफ क्ले इज अप्रॉक्सीमेटली। स्टिफ क्ले की परमेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? तो हम लोगों ने देखा भी कोर्स सॉइल्स की परमेबिलिटी 10⁻⁻1 से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, तो उस हिसाब से इसकी तो बहुत कम होगी, 10⁻⁻7 होती है। तो स्टिफ क्ले की परमेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली होती है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, इन डार्सीज लॉ डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। डार्सी लॉ में डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो डार्सीज लॉ में डिस्चार्ज हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। डार्सी का लॉ होता है Q इक्वल टू KIA।
क्यू इज इक्वल टू के आई है, ये डार्सी का लॉ होता है। और इसमें जो है डिस्चार्ज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इनवर्सली किस पर डिपेंड करती है? तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इनवर्सली विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर। फ्लूइड की विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, फ्लूइड की विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी होता है। टेम्परेचर बढ़े तो म्यू कम और के बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स इनवर्सली टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कौन सी सॉइल इनमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखती है? तो हमको मालूम है कोर्स ग्रेन सॉइल्स में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स में इसमें से कौन सी है? ग्रेवल। ग्रेवल में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, इन ऑगर होल टेस्ट वाटर इज रिमूव्ड बाई। ऑगर होल टेस्ट में वाटर किसके थ्रू रिमूव किया जाता है? तो पंपिंग। ऑगर होल टेस्ट में वाटर पंपिंग से निकाला जाता है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो ऑगर होल टेस्ट में वाटर इज रिमूव्ड बाय पंपिंग। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, इन पंपिंग आउट टेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। पंपिंग आउट टेस्ट में कोएफिशिएंट किसके थ्रू कैलकुलेट की जाती है? तो पंपिंग आउट टेस्ट में डिस्चार्ज और ड्रा डाउन निकाल के प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है। पंपिंग टेस्ट में डिस्चार्ज और ड्रा डाउन से प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिस्चार्ज और ड्रा डाउन। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, फ्लो नेट इज बेस्ड ऑन। फ्लो नेट किस पर बेस्ड है? तो फ्लो नेट हमारा लाप्लास इक्वेशन पे बेस्ड है। फ्लो नेट हमारा लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन ए सही। फ्लो नेट किस पे बेस्ड है? लाप्लास पर। फ्लो नेट इज बेस्ड ऑन लाप्लास इक्वेशन। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल मास इज वर्टिकल डायरेक्शन इज। तो हम लोग 46 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल मास इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हमको प्रोबेबिलिटी निकाली है स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स की, तो क्या होगा? हार्मोनिक मीन निकालेंगे। वर्टिकल यानी सीरीज फ्लो कंडीशन में हार्मोनिक मीन निकालते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हार्मोनिक मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डज नॉट इन्फ्लुएंस प्रोबेबिलिटी। सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रोबेबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी पार्टिकल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी सॉइल पार्टिकल प्रॉपर्टी है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, फॉर आइडेंटिकल सॉइल्स प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज विद। आइडेंटिकल सॉइल्स के लिए प्रोबेबिलिटी कब इंक्रीज होती है? तो आइडेंटिकल सॉइल्स के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है और प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। यानी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे हम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सल्टी सॉइल्स इज जनरली। सल्टी सॉइल्स के लिए प्रोबेबिलिटी की रेंज जनरली क्या होती है?
तो सिल्टी सॉइल के लिए प्रोबेबिलिटी 10⁻⁴ से 10⁻⁶ सेंटीमीटर की रेंज में होती है। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ से 10⁻�6 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेंज में होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सिल्टी सॉइल्स के लिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, which method is suitable for determining field probability of cohesionless soils? cohesionless soils की field probability निकालने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है? तो पंपिंग आउट टेस्ट, फील्ड प्रोबेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कोहेशनलेस सॉइल के लिए पंपिंग आउट टेस्ट बेस्ट होता है। फील्ड प्रोबेबिलिटी टेस्ट कोहेशनलेस सॉइल के लिए पंपिंग आउट टेस्ट बेस्ट होता है। कौन सा? पंपिंग आउट टेस्ट। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो खत्म होते हैं आज के यहाँ पर 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बने रहे हमारे साथ रोज की तरह। करेंगे डेली क्वेश्चन 50 टेक्निकल अप टू द एग्जाम, यानी एग्जाम तक बनाएंगे एक अच्छा कॉन्फिडेंस। तो मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।